The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो में आज क्या है खास? केरल में मुख्यमंत्री और उनके करीबियों को सोने की तस्करी से बचाने के लिए क्या सचिवालय में आग लगा दी गई? कोरोना के लेटेस्ट आंकड़े क्या है? कौन से चर्चित नाम इसकी चपेट में अब आ गए? योगी आदित्यनाथ सरकार ने गणेशोत्सव और मुहर्रम को लेकर क्या सख्त फैसला लिया? सुशांत सिंह राजपूत के केस में ड्रग्स का नया एंगल क्या है? जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर शर्जील को क्यों गिरफ्तार किया गया? शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि हमारी और आपकी जेब का हाल क्या है, देश की जेब का हाल क्या है, अर्थव्यवस्था का हाल क्या है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक अहम रिपोर्ट आई है। आखिर में जानेंगे पुलवामा हमले के पीछे की साजिशों के कुछ नए ब्यौरे। सबसे पहले दिन का वीडियो। സാറേ स्क्रीन पर दिख रहे सड़कों पर उतरे लोग केरल में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे इन राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन चलाया गया। फिर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन समेत कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। इसकी वजह केरल सचिवालय के एक हिस्से में लगी आग। विपक्ष का इल्जाम है कि आग लगाकर केरल के चर्चित गोल्ड स्मगलिंग केस से जुड़े सबूत नष्ट किए गए। अब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के इस्तीफे की मांग चल रही है। केरल में मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस। इसके नेता रमेश चेन्नीथला ने भी राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और इस मामले की आगजनी की स्वतंत्र जांच की मांग की। इस मामले पर सरकार की तरफ से सफाई पेश की राज्य के मुख्य सचिव विश्वास मेहता ने। उन्होंने कहा कि कोई भी जरूरी फाइल नष्ट नहीं हुई है और मामले की जांच होगी। एक और अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो रिकॉर्ड जले वो सरकारी गेस्ट हाउस की बुकिंग के थे। ये गोल्ड स्मगलिंग का मामला क्या है? 5 जुलाई 2020 को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर 24 कैरेट का 30 किलो सोना स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया। स्मगलिंग एक डिप्लोमेटिक बैग के जरिए हो रही थी। इसमें मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश है। इनसे एनआईए ने पूछताछ की और पूछताछ में मुख्यमंत्री दफ्तर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एम शिवशंकर का नाम आया। मुख्यमंत्री ने उन्हें पद से हटाकर निलंबित कर दिया, लेकिन इसके बाद से शिवशंकर के पॉलिटिकल बॉस यानी कि कम्युनिस्ट नेता और मुख्यमंत्री पिनराई विजयन घेरे में है। विपक्षी यूडीएफ ने अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया था जो गिर गया है, लेकिन अब आगजनी के बाद कांग्रेस और भाजपा समेत सभी विपक्षी दल सड़कों पर उतर आए हैं। ये था दिन का वीडियो। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 67,151 मामले सामने आए और 1,059 लोगों की मौत हो गई। संक्रमण के देश में कुल मामले बढ़कर अब हो गए हैं 32,34,475। इसमें एक्टिव मामले हैं 7,07,267। ठीक हुए मरीजों की संख्या 24,67,759। अब तक कुल 59,449 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और कर्नाटक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई थी। अब असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता तरुण गोगोई भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। दूसरी सुर्खी उत्तर प्रदेश सरकार के एक सख्त आदेश को लेकर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के चलते 30 सितंबर तक राज्य में सभी तरह के सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक उत्सवों, राजनीतिक आंदोलनों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। गणेश उत्सव और मुहर्रम को देखते हुए यूपी सरकार ने यह फैसला लिया।
यूपी के गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में यह भी कहा गया कि ना तो सार्वजनिक रूप से मूर्तियां स्थापित की जाएंगी, ना ही ताजिया निकाले जाएंगे। आदेश में यह भी कहा गया कि असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था और धार्मिक सद्भाव बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सभी जिलों के डीएम और पुलिस के आला अधिकारी सतर्क रहें। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से बात सुशांत सिंह राजपूत मामले की। इस केस में अब ड्रग्स के एंगल की एंट्री हो गई है। सीबीआई के अलावा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। बीजेपी के नेता राम कदम ने ड्रग्स के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक खत लिखा और कहा कि बॉलीवुड में चल रहे ड्रग्स कार्टेल की जांच की जाए कि कितने डायरेक्टर, एक्टर और दूसरे लोग हैं जो इस तरह की चीजों से जुड़े हुए हैं। वहीं 26 अगस्त को सीबीआई की टीम ऑटोप्सी पर पूछताछ के लिए कूपर अस्पताल भी गई। अगली सुर्खी, एक छोटा सा अपडेट। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड़ में हुए बिल्डिंग हादसे में राहत और बचाव का काम अब खत्म हो चुका है। अब तक 16 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। 78 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन 33 घंटे चला। 24 अगस्त की शाम तारिक गार्डन नाम की 5 मंजिला इमारत ढही थी, जिसमें करीब 40 परिवार रहते थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का एक एक्ट, ये अगली सुर्खी है। क्या है ये एक्ट, क्या कार्रवाई है? मंगलवार 25 अगस्त को जेएनयू के पीएचडी स्कॉलर शर्जील इमाम को दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया। शर्जील को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी कि यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। अप्रैल में फाइल की गई दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शर्जील इमाम पर राजद्रोह का चार्ज लगाया गया था। चार्जशीट में कहा गया कि उसने लोगों को उकसाया। इससे पहले शर्जील को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिए गए एक भाषण के मामले में 28 जनवरी को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। दिसंबर 2019 में जामिया में हुई हिंसा को लेकर भी उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया, जो जहां था वहीं रुक गया। इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, ये सब जानते थे, लेकिन जान है तो जहान है वाला लॉजिक दिया गया। हम आपको अब यहां पर ठहर कर लॉजिक के बाद 17 अप्रैल 2020 को दिया एक बयान सुनवाना चाहते हैं। यह बयान दिया था रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने। वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के एक अनुमान की बात कर रहे थे। दास ने आईएमएफ के हवाले से कहा था कि 2021 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4% रहेगी। 2021-22 का यह अनुमान। दास वी शेप रिकवरी की बात कर रहे थे। अब ये वी शेप क्या होता है? अंग्रेजी का अक्षर वी बनाने के लिए एक लाइन अचानक नीचे आती है, फिर ऊपर उठती है। वी शेप रिकवरी का मतलब कि अर्थव्यवस्था जिस गति से नीचे जाएगी उसी गति से ऊपर भी उठेगी, और इसमें लंबा वक्त नहीं लगेगा। 18 अप्रैल को देश भर के अखबारों ने शक्तिकांत दास का यह बयान छापा। दास ने कहा था कि भारत स्लोडाउन से भी पहले की स्थिति में लौट जाएगा। अब याद करिए, जब कोविड की मार नहीं पड़ी थी तब क्या स्थिति थी? तब भी लगातार अर्थव्यवस्था के धीमे होने की खबरें थी। इस बयान को 4 महीने बीत गए और ये आत्मविश्वास धुआं हो चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 26 अगस्त को 2019-20 के लिए अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। हर साल आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 53(2) के तहत अपने कामकाज के संदर्भ में केंद्र सरकार को केंद्रीय निदेशक मंडल की रिपोर्ट पेश करता है। ये रिपोर्ट 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020 के बीच की है। रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत, जीडीपी पर कोरोना का असर, आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, इन पर बात की गई है। इसके मुताबिक सिकुड़ रही अर्थव्यवस्था को कोविड-19 से पहले वाली स्थिति में पहुंचने के लिए काफी वक्त लग सकता है। इस रिपोर्ट के एक वाक्य को तमाम सुर्खियों में सबसे ऊपर जगह मिली। शॉक टू कंजम्पशन इज सीवियर, मतलब खपत बुरी तरह प्रभावित हुई है। रिपोर्ट इस बात पर भी मोहर लगाती है जो आम लोग कहते आ रहे थे कि इसका सबसे बुरा असर गरीब तबके पर पड़ा है। और ये सब तब है जब आरबीआई मार्च से लेकर अब तक तकरीबन 10 लाख करोड़ रुपए बाजार में डाल चुका है। रेपो रेट यानी कि वो दर जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं, उसमें 1.15% की कटौती हो चुकी है। ये सब ऐतिहासिक था, इसके बावजूद हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। आरबीआई की रिपोर्ट पर इंडियन एक्सप्रेस अखबार में जॉर्ज मैथ्यू का एक लेख छपा है। जॉर्ज ने रिपोर्ट के अहम पहलुओं के बारे में बताया। इस लेख को पढ़ने के बाद अर्थव्यवस्था के ताजा हालात और उस पर आरबीआई के रुख को लेकर समझ पैदा होती है। आरबीआई की ये रिपोर्ट जाने अनजाने में भारत सरकार की कोविड-19 स्ट्रेटजी को कटघरे में खड़ा करती है। शक्तिकांत दास जब वी शेप्ड रिकवरी की बात कर रहे थे, तब लॉकडाउन को कोरोना संक्रमण से लड़ने का सबसे कारगर तरीका बताया जा रहा था।
आम राय यही थी कि लॉकडाउन के बाद संक्रमण कुछ काबू में आएगा, बाजार जैसे बंद हुआ वैसे ही खुलकर सामान्य हो जाएगा। लेकिन न संक्रमण काबू में आया, न लॉकडाउन पूरी तरह हटा। अब आरबीआई अपनी रिपोर्ट में कह रहा है कि मई और जून में जब लॉकडाउन में ढील दी गई तो कुछ सुधार हुआ, लेकिन इस पर जुलाई और अगस्त में रुकावट पैदा हुई, जब देश के अलग अलग राज्यों में फिर से लॉकडाउन किश्तों में लौटने लगा। ये लॉकडाउन क्यों लौट रहा है, ये एक अलग ललित निबंध का विषय हो सकता है, लेकिन इतना तय है कि सरकार की कोविड स्ट्रेटजी अपेक्षित परिणाम लाने में विफल रही है। आरबीआई ने आशंका जताई है कि अर्थव्यवस्था का सिकुड़ना 2021 की दूसरी तिमाही में भी जारी रह सकता है। अब तक सिर्फ पहली तिमाही को लेकर अनुमान लगाया गया था। आप पूछ सकते हैं कि भाई ये अर्थव्यवस्था कौन सा गुब्बारा है जो सिकुड़ जाएगा, तो हम सिकुड़ने का मतलब साफ कर दें। सादी भाषा में इसका मतलब होता है जीडीपी जितनी पिछले साल थी उतनी इस साल नहीं रहेगी। किसी देश का पूरा उत्पादन और सेवाएं, इन सब से आने वाले पैसे को इकट्ठा करने पर बनता है जीडीपी का आंकड़ा। तो अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने का मतलब होगा कि 2020-21 में अर्थव्यवस्था 2019-20 के मुकाबले कम कमाई वाली होगी। कई रेटिंग एजेंसियां पहले ही आशंका जता चुकी हैं कि 2020-21 की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था 20% तक सिकुड़ सकती है। माने अगर हम पहले 100 कमाते थे तो अब सिर्फ 80 कमाएंगे। इसके पहले ऐसा देश में 4 बार हुआ है, 1957-58 में, 1965-66 में, 1972-73 में और 1979-80 में। यानी कि 40 साल बाद ऐसा कुछ हो रहा है। रिकवरी की धीमी रफ्तार पर रोशनी डालने के लिए आरबीआई अपनी रिपोर्ट में क्या लिखता है, बताता है कि किस तरह जून से जुलाई आते आते ई वे बिल की ग्रोथ रेट कम हुई। ई वे बिल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारी जब 50,000 से ज्यादा मूल्य का सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो जीएसटी पोर्टल से एक ई वे बिल निकालते हैं। कम ई वे बिल निकाले गए मतलब कम सामान की सप्लाई हुई, कम व्यापार हुआ, कम खपत हुई। इसके अलावा आरबीआई ने गूगल मोबिलिटी ट्रेंड का भी हवाला दिया। गूगल ने कोविड-19 का असर मापने के लिए कम्युनिटी मोबिलिटी रिपोर्ट जारी करना शुरू किया है। इसमें यह बताया जाता है कि लोग कहां कहां गए, पहले जहां जाते थे क्या अब भी वहां जा रहे हैं। आरबीआई अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि किराने और मेडिकल स्टोर के आसपास मोबिलिटी लगभग पहले जितनी हो गई है, लेकिन रिटेल, मनोरंजन और यातायात के मामले में ये 40 से 60% कम है। ये बात आपको एक अंदाजा देगी कि किन सेक्टर्स पर कोविड-19 की सबसे ज्यादा मार पड़ी है और क्यों। तो रिपोर्ट से जाहिर है कि सबसे ज्यादा असर बुरा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पर पड़ा, यानी कि होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट वगैरह। इसके अलावा एयरलाइंस और टूरिज्म सेक्टर। अब बात करते हैं खर्चे यानी कि स्पेंडिंग की। पहला होता है नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, माने ऐसा खर्च जिन्हें टाला नहीं जा सकता। मिसाल के लिए मकान का किराया, किराना या दवाओं पर खर्च। दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, माने मनमाफिक किया गया खर्च। पैसे बचे तो टीवी ले लिया, घूमने चले गए या फिर फिल्म देख ली। आरबीआई की रिपोर्ट साफ कहती है कि हर जगह डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कम हुई है। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों के पास गुजारे भर के तो पैसे हैं, लेकिन वो इतने पैसे बचा नहीं पा रहे कि कहीं और खर्च कर सके। आरबीआई का जुलाई 2020 वाला सर्वे कहता है कि उपभोक्ता का आत्मविश्वास टूट चुका है। किसी भी बाजार की, किसी भी अर्थव्यवस्था की बुनियाद होता है उपभोक्ता का विश्वास। उसे विश्वास होगा तो वो इन्वेस्ट करेगा, विश्वास होगा तो खर्च करेगा, विश्वास खत्म होगा तो अपने पैसों की पोटली को जकड़ कर बैठ जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार उद्योगों को महामारी से राहत देने के लिए सस्ती दरों पर लोन दे रही है। एक और तरीका है टैक्स में छूट देने का, इस पर भी बात कर लेते हैं। उपभोक्ता की बात कर रहे हैं, ये भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, अर्थव्यवस्था में आते हैं। पिछले साल सितंबर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की थी। तब इसे 30% से 22% पर लाया गया था। ये पहले से चल रही कंपनियों के लिए था। नई खुलने वाली कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 25 से घटाकर 15% कर किया गया था। इससे सरकार को 1.45 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। सरकार को लगा था कि इस बचत को कंपनियां बाजार में लगाएंगी और इससे अर्थव्यवस्था की सुस्ती कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आरबीआई की रिपोर्ट कहती है कि इस छूट का इस्तेमाल कंपनियों ने कर्ज चुकाने और बैंक बैलेंस बनाने में किया। इसका मतलब उद्योगों को छूट देने भर से अर्थव्यवस्था की सुस्ती हटाने का विचार ज्यादा कारगर साबित नहीं हुआ। आरबीआई ने इन स्थितियों पर कुछ सुझाव भी दिए हैं। क्या है ये सुझाव? अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए आरबीआई ने टारगेटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात की है, मतलब सरकार अपनी जेब से पैसा लगाए। इसके लिए एसेट मोनेटाइजेशन की बात की गई, सादी भाषा में अपनी संपत्ति को किराए पर देना या बेच देना। इसके लिए जिन सेक्टर्स को चिन्हित किया गया है उनके भी नाम सुनिए। इस्पात यानी कि स्टील, कोयला, भूमि,
रेलवे सूची में आखिरी नाम है केंद्र और राज्यों के बंदरगाह का। एक के बाद एक सरकारी कंपनियां बेची जा रही हैं। फिलहाल कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी सरकार बेच रही है। तो ये तो एक तरीका है। आरबीआई का एक और सुझाव है, जीएसटी काउंसिल की तरह एक संस्था भूमि, श्रम और पावर सेक्टर में भी बना दी जाए। इसके तहत संस्थागत सुधार हो, मतलब काम करने का तौर तरीका बदले। इसके अलावा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करे। मिसाल के लिए अगर हाईवे बना रही है, रेल लाइन बिछा रही है, तो इस पर तेजी से काम करे ताकि रोजगार पैदा हो। आरबीआई ने यह भी कहा कि अर्थव्यवस्था तभी पटरी पर लौटेगी जब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वापस आएगी, यानी लगातार जा रही नौकरियों के बीच खर्चा बढ़ेगा। पर ये कैसे होगा? आप अंतर विरोध समझिए कि लोगों की जॉब जा रही है, उनके पास कमाई के साधन कम हो रहे हैं, ऐसे में खर्चा कैसे करें? वो साफ साफ बताना मुश्किल है। सबसे पहली टिप्पणी सर हम आपकी इस बारे में चाहते हैं कि आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने कहा था पूर्व में कि एक वी शेप रिकवरी होगी अर्थव्यवस्था की। जिस गति से हम नीचे गए हैं उसी गति से हम वापस लौट आएंगे। लेकिन अब जो वार्षिक रिपोर्ट है आरबीआई की, वो उस तरह का सेंटिमेंट नहीं दिखा रही है। इसका क्या कारण लगता है सर आपको? रिजर्व बैंक ने कोविड हिट होने के बाद से 3 अलग अलग तरीके के आकलन दिए हैं और वो आकलन अगर आप देखें तो उत्तरोत्तर बिगड़ते चले गए हैं या चिंताजनक होते चले गए हैं। जब कोविड आया था और शुरुआत में पहला 21 दिन का लॉकडाउन हुआ था तो हमें रिजर्व बैंक बहुत उत्साहित दिखाई दे रहा था कि थोड़े समय की बात है, हम अभी इस कोविड से निकलते हैं, हमने 3-4 लाख करोड़ रुपए सिस्टम में डाला है और ये सब बट के और चीजें बेहतर हो जाएंगी। हालांकि तब तक दुनिया भर की एजेंसियां ये कह रही थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गहरी मंदी आने वाली है, क्योंकि हम मंदी से निकलकर ही कोविड में प्रवेश किए थे। तो ये पहला चरण था। दूसरे चरण में रिजर्व बैंक ने थोड़ी उम्मीद दिखाई और ये कहा कि एक वी शेप रिकवरी आएगी, क्योंकि हम तेजी से नीचे गए हैं और तेजी से ऊपर आएंगे। तीसरे चरण में जब पिछली बार शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू कर रहे थे ताजा वाला, तब उन्होंने इस सेंटिमेंट का संकेत दिया था कि नहीं, चीजें उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी कही जा रही हैं, जितनी बताई जा रही हैं, कोई ग्रीन शूट्स जैसे नहीं है। अर्थव्यवस्था एक गंभीर कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है, यानी कि सिकुड़ रही है। हम रिसेशन की स्थिति में हैं, मंदी की स्थिति में। रिसेशन एक ऐसा शब्द है जिसको आमतौर पर नीति निर्माता कभी बोलते नहीं है, बाजार बोलता है, आंकड़े बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बोलती हैं। नीति निर्माता रिसेशन शब्द से डरते हैं, उसे बोलने से हिचकते हैं। पर अगर आंकड़ों की दृष्टि से आप देखें, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दुनिया भर की एजेंसीज के आंकड़ों के तौर पे देखें तो ये डिप्रेशन जैसी रिसेशन कही जा रही है। अब जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट उस जो तीसरा वाला सेंटीमेंट है उसको मजबूत करती है। इसका मतलब है कि जब पिछली बार शक्तिकांत दास मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद देश को बता रहे थे, तब तक रिजर्व बैंक के भीतर इस बात की प्रति आश्वस्ति बन चुकी थी कि ये मंदी लंबी खींचने वाली है और इसलिए इसमें आपको वो उम्मीद नहीं दिखाई देती, बल्कि वो तथ्य, वो आंकड़े, वो जानकारियां, वो हाइपोथेसिस, वो संभावनाएं, वो आकलन दिखाई देते हैं जो हमें एक तरीके से एक लंबी मंदी वाली सर्दी के लिए, जिसको अगर हम कहें, या एक लंबी ढलान के लिए तैयार करते हैं। और शायद 3-4-5 महीने बाद रिजर्व बैंक उन वास्तविकताओं से आंख मिला पा रहा है और हिम्मत के साथ वो बात कह रहा है जो बात सरकार अभी तक स्वीकार नहीं कर रही थी। सर, एक शब्द बड़ी प्रमुखता से इस्तेमाल हुआ है, अखबारों ने भी उसे छापा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ जीडीपी, की सिकुड़ेगी अर्थव्यवस्था। इसका एक बहुत जो बेसिक अंदाजा लोगों को यही लगता है कि इस साल जितना कमा रहे हैं उससे थोड़ा कम कमाएंगे, 20 से 25% का आकलन है। आम आदमी के लिए क्या नतीजे होते हैं सर जब अर्थव्यवस्था सिकुड़ती है, और क्या ऐसा होता रहता है या फिर ये एक असाधारण समस्या है हमारे सामने? देखिए, सिकुड़ना असाधारण समस्या है, धीमा पड़ना सामान्य बात है। कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 200 लाख करोड़ रुपए है और पिछले साल 200 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था थी। इस साल अगर 200 लाख करोड़ रुपए भी रहे तो इसका मतलब यह है कि हम उसी गति से बढ़ रहे हैं जिस गति से चल रहे थे। और अगर 200 लाख करोड़ से हम 210 लाख करोड़, 220 लाख करोड़ हो गए तो हमने थोड़ी बढ़ोतरी की। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन का सीधा मतलब यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगर पिछले साल 200 लाख करोड़ रुपए
का प्रोडक्शन कर रही थी, तो इस साल वो 180 लाख करोड़ का प्रोडक्शन करेगी या 170 लाख करोड़ का प्रोडक्शन करेगी। और यही रिसेशन होता है जिससे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जहां है वहां से और नीचे चले गए, यानी और ज्यादा कमजोर हो गए। ऐसे समझिए निखिल कि आपकी तनख्वाह 50,000 रुपए थी, अगले महीने आपकी तनख्वाह 35,000 रुपए रह गई। अब आपका जो 15,000 रुपए आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना इनकम में, वो कितनी जगह रिफ्लेक्ट होगा? आपके वेज पेमेंट में, आपके कर्ज में, बाकी चीजों में। तो अर्थव्यवस्था भी ठीक लगभग इसी स्थिति में। और ये कॉन्ट्रैक्शन कितना होगा रिजर्व बैंक हमें ये नहीं बताता, और इसी की अपेक्षा रिजर्व बैंक से थी कि वो स्पष्ट रूप से बताए कि उसके आकलन में कॉन्ट्रैक्शन कितना है। क्योंकि हमारे पास जो आंकड़े मौजूद हैं, जो अलग अलग एजेंसियों ने दिए हैं, उसमें 10% तक का कॉन्ट्रैक्शन दिखाया जा रहा है, 10% से लेके और 3% तक का, यानी 0 से 10% नीचे तक भारत की आर्थिक विकास दर गिर सकती है। और अगर इतना हैवी कॉन्ट्रैक्शन है, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यह होता है कि अर्थव्यवस्था पहले तो जो नुक्स गंवा रही है वो भरपाई करने की कोशिश करेगी, फिर बाद में ग्रोथ लेने की कोशिश करेगी। तो आप मान लीजिए कि अगर मार्च में आप कोविड से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 5% थी, यानी 0 से 5% प्लस में थी, और 2020 में ये 0 से नीचे 6% हो जाती है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को वहां से आगे बढ़ने के लिए 11% की ग्रोथ चाहिए होगी, यानी 6% का घाटा पूरा करना और फिर 5% की ग्रोथ लेकर आना। इसलिए कॉन्ट्रैक्शन खतरनाक होता है, चिंताजनक होता है, और कॉन्ट्रैक्शन ही रिसेशन का वस्तुतः संकेत होता है। सर, बैंक ने ये कहा है कि बैंक ने सीधे तो नहीं कोविड स्ट्रैटेजी के ऊपर सवाल उठाए, लेकिन बैंक ये जरूर कह रहा है कि जिस तरह लॉकडाउन टुकड़ों में लौट आ रहा है, कहीं सख्त हो जा रहा है, कहीं उसमें छूट मिल जा रही है, इस वजह से जिस रिकवरी की उम्मीद उसे थी उसमें वो धीमा पड़ गया है। क्या इसे एक इंडाइटमेंट की तरह पढ़ना ठीक होगा, जो कोविड स्ट्रैटेजी है सरकार की? स्वाभाविक रूप से, और ये बताता है कि आर्थिक योजना में जो इकोनॉमिक प्लानिंग थी कोविड से निपटने की और जो हेल्थ रिलेटेड प्लानिंग थी, उनके बीच में कोई तालमेल नहीं था। रिजर्व बैंक को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई स्टेट कभी 2 दिन के लिए लॉकडाउन कर देता है। अभी चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में फिर बड़े पैमाने पर लॉकडाउन होगा, या कुछ राज्यों में जहां बड़े पैमाने पर कोविड फैल रहा है वहां लॉकडाउन होगा। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं रिजर्व बैंक ये समझ नहीं पा रहा, उसे समझना मुश्किल हो रहा है कि लॉकडाउन की प्रक्रिया कितने लंबे समय तक चलेगी, चीजें कब तक सुधरने की परिस्थिति बनेगी। क्योंकि जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में कोई आकलन करते हैं तो आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती, निश्चितता चाहिए होती। भारतीय व्यवस्था की समस्या उसकी अनिश्चितता है, और रिजर्व बैंक भी उसी अनसर्टेनिटी की वजह है। इसलिए वो ये इंडाइटमेंट है, ये इशारा इस बात पर है कि सरकारें ये समझ नहीं पा रही हैं, केंद्र और राज्य सरकारें ये नहीं समझ पा रही हैं कि कोविड से निपटने की प्रभावी रणनीति क्या हो। वो जहां है जैसा है उस परिस्थिति में चीजें चल रही हैं कि जो है जैसा है उसको हैंडल करने की कोशिश की जाए, और ये परिस्थिति अर्थव्यवस्था के लिए ज्यादा खतरनाक है। अगर आप बाजार में जाकर देखें निखिल, इंडस्ट्री से बात करें, इन्वेस्टर से बात करें, तो उन्हें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कब परिस्थितियां बेहतर होंगी। उनको लगता है कि आज वो काम कर रहे हैं, हो सकता है कल उनके इलाके में 7 दिन के लिए लॉकडाउन लग जाए, तो वो क्यों स्टॉक क्रिएट करेंगे, वो क्यों निवेश करेंगे, क्यों वो दुकान खोलेंगे, जिनको नौकरियों से हटा दिया उनको दोबारा क्यों रखेंगे। और इसलिए ये बात समझना जरूरी है कि लॉकडाउन अनलॉक शुरू होने के बाद 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज आने के बाद मई में भारत में 50 लाख लोगों की नौकरियां रही हैं, मई में, जबकि जब अनलॉक शुरू हो चुका था। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री को यह समझ में आ गया है कि ये मंदी लंबी चलने वाली है, इसलिए उन्होंने अपने बैकएंड प्रोटेक्ट करने शुरू किए, अपनी बैलेंस शीट में जितना नुकसान कम से कम किया जा सकता उसे बचाने की कोशिश की है। सर, बैंक ने ये भी कहा है, बैंक ने ठीक नहीं बताया, लेकिन उन्होंने लिखा है क्वाइट सम टाइम, इस जुमले का इस्तेमाल किया है रिकवरी के लिए। ये क्वाइट सम टाइम कितना लंबा हो सकता है सर? ये बताना चाहिए था, जैसा मैंने कहा, रिजर्व बैंक को हमें बताना चाहिए था कि कम से कम वो हमें क्वार्टर टू क्वार्टर प्रोजेक्शन दे सकता था कि इस क्वार्टर में ग्रोथ रेट इतनी रहेगी, अगले क्वार्टर में ग्रोथ रेट इतनी रहेगी, हम नेगेटिव जोन से पॉजिटिव जोन में कब आ जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी माइनस से प्लस में कब तक आ जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन का लेवल कितना होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 का समापन माइनस में करेगी या जीरो पर जाकर करेगी या जीरो से नीचे करेगी। ये सब चीजें बताना बैंकों के लिए और सरकार के लिए इसलिए जरूरी होता है कि देश के लाखों करोड़ों लोग, व्यापारी और निवेशक ये जानना चाहते हैं कि उनका भविष्य क्या है, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ कैसी है, पर उन्होंने नहीं बताया। लेकिन आप जिस तरीके का सेंटीमेंट देखें ना रिजर्व बैंक की एनुअल रिपोर्ट में, और उसे बिटवीन द लाइन पढ़ने की कोशिश करें, और ये जो क्वाइट सम टाइम है इसे कुछ डेटा, अलग अलग जो डेटा सेट है उनकी रोशनी में देखने की कोशिश करें, जैसे इन्वेस्टमेंट का डेटा देखने की कोशिश करें, कंजम्पशन का डेटा देखने की कोशिश करें, सेविंग का डेटा देखने की कोशिश करें, डिमांड का डेटा देखने की कोशिश करें, तो उस हिसाब से ये लगता
लगता है कि वहां जितना गहरा स्लम्प है उस हिसाब से कम 6 से 8 क्वार्टर्स, यहां से 6 से 8 तिमाहियां, यानी अगली 3 तिमाही और उसके बाद की 3-4 तिमाही तक, 2 साल कह रहे हैं सर। लगभग 1.5 साल तक की परिस्थिति की तरफ जाती चीजें दिखाई दे रही हैं। रिजर्व बैंक ज्यादा बेहतर ढंग से ये बातें बता सकता था, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास हाई फ्रीक्वेंसी डेटा भी मौजूद है, रिजर्व बैंक के पास परमानेंट कांस्टेंट डेटा भी मौजूद है, उसे बताना चाहिए था। लेकिन जो अभी की परिस्थिति है उसमें हमें लगता है कि तीसरी तिमाही से जो कॉन्ट्रैक्शन का लेवल है वो धीमे धीमे थोड़ा सा वापस आना शुरू करेगा, पर हम रहेंगे 0 के नीचे, 0 के नीचे रहेंगे, 5 रहेंगे, 6% रहेंगे, ये पता नहीं है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि रिजर्व बैंक अगली मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जब करेगा तब तक वो इस परिस्थिति में पहुंच जाएगा कि वो हमें एक डेटा दे सके, हमें एक नंबर दे सके, हमें बता सके देश को कि तिमाही के आधार पर कितनी विकास दर होगी और इस वित्त वर्ष का 2020 का या 2019-20 के वित्त वर्ष का समापन हम किस विकास दर के आधार पर करेंगे। आखिरी सवाल है सर कि बैंक अपनी रिपोर्ट में कह रहा है, जो सुझाव बैंक ने दिए हैं कि सरकार अपनी जेब से टारगेटेड स्पेंडिंग करे पब्लिक मनी की, और उसके लिए बैंक ने सुझाव दिया है कि इसके लिए एसेट मोनेटाइजेशन हो। उसने सुझाव भी दिया है कि आप बंदरगाहों को प्राइवेटाइज कीजिए, रेलवे का नाम लिया है, और बाकी सेक्टर्स में भी उन्होंने कहा है कि आप इन सारी चीजों को मोनेटाइज कीजिए। क्या सरकार के पास सवाल मेरा ये है कि सरकार पहले से ही इन चीजों को मोनेटाइज कर रही है, लिक्विडेट कर रही है, और पैसा बाजार में अपनी संपत्तियां बेच करके उगा रही है। क्या सरकार के पास अभी उतनी संपत्ति है जिसको वो बेच दे बिना किसी ज्यादा बड़े पॉलिटिकल फॉलआउट के, और उसको इस्तेमाल करे रिकवरी के लिए? क्या ये हो पाएगा जो बैंक सुझा रहा है? बैंक ने इस संदर्भ में बैंक ने एक और महत्वपूर्ण बात कही है जिसे ध्यान रखना जरूरी है। बैंक ने मंदी से निपटने की सरकार की रणनीति को भी इंडाइट किया है, उस पर भी सवाल उठाए हैं। बैंक ने कहा कि जो 1.5 लाख करोड़ रुपए की कारपोरेट टैक्स की रियायत पिछले साल दी गई थी सितंबर में, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इंडस्ट्री ने उसके बदले कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं किया, इंडस्ट्री ने उसके बदले कॉस्ट कट नहीं की, और इसलिए उसका वो जो रियायत 1.5 लाख करोड़ की थी वो हमें कहीं भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में दिखाई नहीं दी, उसमें उसका इस्तेमाल होता दिखाई नहीं दिया। अब ऐसी परिस्थिति में रिजर्व बैंक एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण ढंग से तथ्य सामने रख रहा है। रिजर्व बैंक को लग रहा है कि भारत में डिमांड इतनी जल्दी आने वाली नहीं है, जो एक बहुत बड़ा स्वीकार है। भारतीय अर्थव्यवस्था 60% लोगों की, हमारे आप जैसे लोगों की खपत पर आधारित है। जितनी बड़ी भीड़ है जो खर्च करती है उसी की मांग पर अर्थव्यवस्था आधारित है। इसलिए रिजर्व बैंक को लगता है कि डिमांड का स्लोडाउन खत्म होने की संभावना नहीं है, क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ने की संभावना नहीं, लोगों के हाथ में पैसे नहीं पहुंचेंगे तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। सरकार को अपने तरफ से अपने पैसे डालकर इकोनॉमी को रिवाइव करना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो अंतिम विकल्प क्या बचता है कि सरकार के पास जो अपनी एसेट्स हैं, चाहे वो बैंकिंग एसेट्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स हो, उनका मोनेटाइजेशन करे, उनको बेचना शुरू करे। पर यह भी बहुत वेग है, ये बहुत ही क्लियर नहीं है कि कितना पैसा, कितनी डिमांड, कितनी जरूरत होगी और सरकार कितना मोनेटाइजेशन कर सकती, उस मोनेटाइजेशन का वैल्यू इस दौरान, इस मंदी में कैसे मिलेगा। यानी सरकार की कोई एसेट्स अगर बेस्ट ग्रोथ के पीरियड में 100 रुपीज की बिक रही होती, तो इस मंदी में उसकी वैल्यू भी कम हो चुकी होगी। उस एसेट्स को खरीदने वाले कौन होंगे? वो एसेट्स खरीदने वाले लोग बैंक से कितना लेवरेज हो जाएंगे, बैंक से कितना कर्ज लेकर उस एसेट्स को खरीदेंगे। एसेट मोनेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, करने में बहुत कठिन है। पिछले 25 साल का रिकॉर्ड हम बताता है कि सरकारों को डिसइन्वेस्टमेंट करने में हजारों तरीके की दिक्कतें आई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, पॉलिटिकल फॉल आउट हैं, सर्वाइवल स्ट्रेटेजीज हैं, मोनोपोली के चैलेंजेस हैं। पर ये बहुत स्टॉक लॉजिक है निखिल। हमेशा जब अर्थव्यवस्था मंदी की परिस्थिति में आती, सरकारों के पास बजट में पैसा नहीं होता, तो एक सेट प्रिस्क्रिप्शन चिपकाया जाता है कि एसेट बेच दीजिए, एयरपोर्ट बेच दीजिए, सी पोर्ट बेच दीजिए, बाकी चीजें बेच दीजिए। ध्यान रखना जरूरी है कि बेहद अच्छे दिनों में सरकार एयर इंडिया नहीं बेच पाई। और वो दो बहुत बड़ी संस्थाओं का नाम ले रहे हैं, उसमें उन्होंने रेलवेज का भी नाम लिखा है और वो बंदरगाहों की भी बात कर रहे हैं, भारत के जो सरकारी हैं। हाँ। क्या इतने भारी भरकम एसेट्स को खरीदने के लिए बाजार के पास, किसी के भी पास पैसा है? पैसे से ज्यादा सरकार के पास साहस है क्या इसको बेचने का? सरकार 2014 में भारतीय रेलवे के पुनर्गठन की रिपोर्ट पर बैठी हुई थी। सरकार ने एक कमेटी बनाई थी विवेक देवराय की अध्यक्षता में, जिसने रिकमेंड किया था कि भारतीय रेलवे को 5 हिस्सों में बांट दीजिए और इसके बाद इसके अलग अलग हिस्सों का मोनेटाइजेशन करिए और उसको सेल करिए। उसमें तो अर्थव्यवस्था में कोविड नहीं था, मंदी नहीं थी, भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय दुनिया की सबसे तेज भागती अर्थव्यवस्था थी, 7-7.5% की विकास दर थी। उस बेहतर समय में सरकार ने रेलवे के पुनर्गठन करने, रेलवे के मोनेटाइजेशन करने, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन करने के बजाय रेलवे बजट को बंद करके
के सेंट्रल बजट के भीतर पहुंचा दिया। तो प्राइवेटाइजेशन करना या एसेट मोनेटाइजेशन करना बहुत बड़ी राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। और ऐसी परिस्थिति में जब मंदी है, बेकारी है, तो राजनीतिक रूप से सरकार कितना सहज होगी रिजर्व बैंक के सुझाव पर यह समझना जरूरी है। पर यह सुझाव एक तरफ और इशारा करता है निखिल, वो ये कि विकल्पहीनता की स्थिति है। बहुत आसान विकल्प नहीं बचे हैं, बहुत इजी ऑप्शंस नहीं है, ऐसी जगह नहीं बची है जहां से इस मंदी से, इस क्राइसिस से निकला जा सके, उसके लिए फंड्स लाए जा सके। इसलिए ये ट्रिकी सिचुएशन है और शायद इन्हीं सभी चीजों की वजह है कि रिजर्व बैंक को यह कहना पड़ रहा है कि भारत को मंदी से उबरने में लंबा समय लगेगा। ये वही रिजर्व बैंक है जो हमसे जो मार्च में ये कह रहा था कि नहीं, ये 2-3 क्वार्टर की बात, 1-2 क्वार्टर में चीजें सुधर कर सामने आ जाएंगी। आपने बहुत लंबा टाइम बिताया है सर इसको कवर करते हुए अर्थव्यवस्था को। आप क्या अपने मेमोरी से कोई चीज निकाल के कोई क्लोजिंग रिमार्क देना चाहेंगे कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में सरकारों को किस तरह के कदम उठाने चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनको कम से कम नुकसान पहुंचे? देखिए, हर अर्थव्यवस्था का निखिल अपना स्वभाव होता है और हम ये नहीं कह सकते कि अब मंदी से उबरने के लिए जापान की अर्थव्यवस्था जो प्रयास कर रही है या चाइना की अर्थव्यवस्था मंदी से उबरने का जो प्रयास कर रही है या अमेरिका की अर्थव्यवस्था कर रही है, वैसा ही भारत भी करेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के नीति निर्माताओं को और सरकार को भारतीय अर्थव्यवस्था का जो बुनियादी रसायन है, उसकी जो पूरी केमिस्ट्री, उस मैट्रिक्स को समझना होगा। वो मैट्रिक्स ये है कि हम दुनिया की खपत आधारित अर्थव्यवस्था है, हम पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था नहीं, हम तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था नहीं, हम निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था नहीं। ना हम दुनिया में सबसे अच्छी तकनीकें बनाते हैं, ना हम दुनिया में सबसे ज्यादा पूंजी रखते हैं। पूंजी के लिए भी हमें विदेश की जरूरत है, तकनीक के लिए विदेश की जरूरत है। हमारे पास सिर्फ एक बड़ा बाजार है, हमारे पास लोग हैं 100-125 करोड़ लोग हैं जो खर्च करते हैं और उस खर्च के सहारे हम 7-8% ग्रो करते हैं। इस खर्च को पावर कैसे दी जाएगी? वो लोग जो बेकार हो रहे हैं 50 लाख लोग, या अभी तक 1.5 करोड़ से 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी पेशा लोग बेकार हो चुके, उनके हाथ में अगर सरकारें कुछ पावर रख सकें, उनके हाथ में पैसा दे सकें, उन्हें खर्च करने के लिए प्रेरित कर सकें, उन्हें आश्वस्त कर सकें हमारे आपके जैसे लोगों को कि अगले 2 साल तक उनकी नौकरी ईमानदारी से काम करने पर सुरक्षित रहेगी, तो चीजें बेहतर होना शुरू होंगी। और इसलिए रिजर्व बैंक इन चीजों की तरफ बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बताता है, क्योंकि सरकारें हमेशा डिमांड की साइड से पुश करने में अपने आप को बहुत सीमित पाती हैं। अमेरिका जिस तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को मंदी से उबारने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल दूसरी रणनीति है। वहां मैन्युफैक्चरिंग को बेटर करने की कोशिश की जा रही है। जापान जिस तरह से कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल दूसरी रणनीति है। भारत को भारत वाली रणनीति की जरूरत होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने बड़ी तफसील से बैंक के जो रिपोर्ट है उसके ऊपर हमारे दर्शकों को बताया कि उसका क्या मतलब है और क्यों उन लोगों के लिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ जानना। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पुलवामा आतंकवादी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA ने अपनी चार्जशीट 25 अगस्त को दाखिल की। चार्जशीट के मुताबिक पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए हमले में पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हाथ है। 13,800 पन्नों की इस चार्जशीट में NIA ने जैश के मुखिया मौलाना मसूद अजहर के भाई रऊफ असगर, अम्मार अलवी, अजहर के भतीजे मोहम्मद उमर फारूक का नाम प्रमुखता से लिया। NIA ने कहा कि आवाज़ों के फॉरेंसिक मिलान के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। इस आतंकवादी घटना की प्लानिंग घटना के 10 महीने पहले से चल रही थी। इस चार्जशीट में NIA ने मसूद अजहर और उनके रिश्तेदारों के साथ 19 लोगों का नाम लिया। इन 19 लोगों में से 6 की मौत हो चुकी है, 7 को गिरफ्तार किया जा चुका है। मसूद अजहर, उसके दोनों भाई और 3 अन्य लोकल आतंकवादी यानी कि कुल 6 अब तक फरार हैं। साल 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को आतंकवादियों ने हाईजैक किया था। इस हाईजैक की मदद से मसूद अजहर को भारत की कैद से रिहा करवाया गया था। इस हाईजैकिंग में मसूद अजहर का भाई मोहम्मद इब्राहिम अतहर शामिल था और NIA के मुताबिक अतहर का बेटा मोहम्मद उमर फारूक पुलवामा में हुए हमले में शामिल था। 2016-17 में फारूक ने अफगानिस्तान में विस्फोटक बनाने की ट्रेनिंग भी ली थी। फारूक को मार्च 2019 में जम्मू कश्मीर में हुई एक मुठभेड़ में मार गिराया गया था। चार्जशीट के बारे में NIA ने अपने बयान में कहा, अप्रैल 2018 में फारूक जम्मू के सांबा सेक्टर से बॉर्डर पार करके भारत आया था। उसने पुलवामा में जैश कमांडर का पद संभाला। यहाँ पर मोहम्मद कामरान, मोहम्मद इस्माइल उर्फ सैफुल्ला, कारी यासिर, समीर दार और आदिल अहमद दार के साथ मिलकर सुरक्षा बलों पर हमले की प्लानिंग और तैयारी की थी।
एनआईए के मुताबिक फारूक और उसके साथियों के मारे जाने के बाद एनआईए ने उसके फ़ोन चेक किए थे। उनके पास हर एक स्टेप की प्लानिंग की फ़ोटो थी। उस सुरंग की फ़ोटो भी थी जिसके सहारे आतंकवादी भारत में घुस कर आए थे। एनआईए के दावे के मुताबिक कार, विस्फोटक और रिहर्सल के भी फ़ोटो और वीडियो फ़ोन में मौजूद थे। हमले के समय व्हाट्सएप के जरिए सैकड़ों फ़ोन कॉल पाकिस्तान में किए गए थे। पाकिस्तान में बैठे इनके आका व्हाट्सएप के वॉइस नोट के जरिए इन्हें संदेश भेज रहे थे और सबसे ज़्यादा संदेश राउफ असगर के थे। एनआईए ने फॉरेंसिक तरीके से आवाज़ों का मिलान किया और पुष्टि होने का दावा भी किया। इस हमले में एक अहम सवाल था जांच का कि पैसा कहां से आया। एनआईए ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है। अभी तक इतना पता चला है कि हमले के लिए जब कार और विस्फोटक लाए गए तो उसके बाद उमर फारूक के पाकिस्तान में मौजूद बैंक में लाखों रुपए जमा किए गए। ये पैसे कश्मीर कैसे पहुंचे, इस पर जांच चल रही है। चार्जशीट में एनआईए ने उमर फारूक का पाकिस्तान का आई कार्ड भी नत्थी किया। उमर की तस्वीरें और बाकी सारी जानकारियां इस कार्ड पर मौजूद हैं। एनआईए ने अपने बयान में कहा कि आदिल अहमद डार द्वारा किए गए इस आत्मघाती हमले के बाद एक और हमला करने की योजना थी, लेकिन बालाकोट में भारतीय सेना द्वारा किए गए हमले और उमर फारूक की मौत के बाद इस योजना को टाल दिया गया। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने भी थोड़ा लो प्रोफाइल रहना उचित समझा। बताइए, आतंकवाद में भी हाई प्रोफाइल लो प्रोफाइल कर रहे हैं। अपना घर संभलता नहीं, हमारे घर में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। शो में अब बात होगी नीट और जेईई परीक्षाओं पर मचे घमासान की। जेईई और नीट की परीक्षाएं क्रमशः 1 से 6 सितंबर और 13 सितंबर को तय है। सितंबर के पहले हफ्ते में शुरू हो रही परीक्षाओं को लेकर छात्रों की नाराजगी देखना चाहते हैं तो एक बार सोशल मीडिया पर जाइए, वहां आपको रोज नए ट्रेंड दिखेंगे। सबका सार यही कि महामारी के बीच परीक्षाएं न ली जाएं। स्वीडन की पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी कह दिया कि बाढ़ और बीमारी के बीच परीक्षा लेना सही नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार छात्रों की नहीं सुन रही और न ही अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की। भारत में ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेता काफी समय से परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। आज ये विरोध विपक्ष की लामबंदी में बदलता दिखा। 26 अगस्त को 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी की वर्चुअल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि सभी राज्य सरकारों से मेरी अपील है कि परीक्षा स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वो इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को कई बार लिख चुकी हैं। मीटिंग में ममता बनर्जी के अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह, उद्धव ठाकरे, अशोक गहलोत, वी नारायणसामी, भूपेश बघेल और हेमंत सोरेन शामिल हुए। सोरेन ने सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए। 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाएं टालने से संबंधित 11 छात्रों की याचिका को खारिज कर दिया था। उधर कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, उन्होंने इस मसले पर कहा कि हाल ही में सामने आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक मूल्यों के लिए आघात थी। छात्रों से संबंधित दूसरे मसलों पर भी लापरवाही बरती जा रही है। इस मीटिंग के दौरान ही यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर के पास विरोध प्रदर्शन भी किया। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा कि दुनिया भर में परीक्षा व्यवस्था विकसित हो रही है। परीक्षा कराने के 1000 वैकल्पिक तरीके हैं। ममता बनर्जी के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने परीक्षाएं स्थगित करने के लिए शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र भी लिखा, लेकिन निशंक ने तय समय पर परीक्षा कराने की बात दोहराई है। उन्होंने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि हमारे ऊपर छात्रों और उनके माता पिता का दबाव था। डीडी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा कि 80% नीट छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं। ये तर्क कुछ अटपटा लगता है, क्योंकि अगर परीक्षाएं नहीं टली तो छात्र मजबूरी में परीक्षा देंगे, क्योंकि ये उनके भविष्य से जुड़ा है। किसी की मजबूरी को उसकी सहमति की तरह कैसे पेश किया जा सकता है? ये वैसा ही है जब दिवाली पर एचआर एथनिक वेयर पहनकर ऑफिस आने को कहे। इनबॉक्स में मेल आता है तो टी शर्ट वाला लड़का भी कुर्ते में पहुंचता है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि कुर्ता उसका पसंदीदा पहनावा है। वैसे आपको ये भी बता दें कि बकौल निशंक, उनके लिए छात्रों की सुरक्षा सबसे पहले है। परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए भी कह रही है कि हमने प्रोटोकॉल बनाया है, परीक्षा के केंद्र बहुत बढ़ाए हैं, लेकिन ये इंतजाम छात्रों में भरोसा पैदा नहीं कर पा रहे। इस पर मनीष सिसोदिया का क्या तर्क है, सुनिए। सेंटर बिल्कुल आंख बंद करके बैठी है कि इस देश की जमीनी स्थिति क्या है। वो कह रहे हैं हम बहुत अच्छे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे, हम बहुत अच्छी व्यवस्था कर लेंगे। गृह मंत्री जी तो बहुत अच्छी व्यवस्था में रहते हैं, हम सब बड़ी अच्छी व्यवस्था में रहते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री को कोरोना हुआ, गृह मंत्री जी को हुआ, कई राज्यों के राज्यपालों को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को कोविड हो रहा है। तो ये तो सब व्यवस्था में हो रहा है ना। तो आज आप अचानक उसी व्यवस्था के भरोसे 28 लाख बच्चों को स्कूल में भेज दोगे और आप कहोगे कि नहीं बस
आपका एग्जाम हो जाएगा और हम ठीक कर देंगे, व्यवस्था में ठीक कर लेंगे, ये तो हो नहीं सकता। विपक्ष की बैठक में नीट जेईई के अलावा जीएसटी पर भी बात हुई। आप जानते ही हैं कि 11 अगस्त को भारत सरकार के वित्त सचिव ने कहा था कि केंद्र इस साल के लिए 14% जीएसटी कंपनसेशन राज्यों को देने की स्थिति में नहीं है। जीएसटी लाते वक्त केंद्र ने वादा किया था कि वो राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए ये पैसा उन्हें देगा। सोनिया गांधी ने इसे धोखा कहा। ममता बनर्जी के अलावा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी जीएसटी का पैसा न मिलने की बात कही। पिछले 6 सालों में ये कई बार हुआ कि विपक्ष ने किसी मुद्दे पर इकट्ठा होने की कोशिश की, लेकिन सरकार ने विरले ही कभी ऐसी लामबंदियों की परवाह की। अमूमन ये लामबंदियां देखते देखते बिखर भी गई। अब देखते हैं कि जीएसटी, नीट और जेईई के मुद्दे पर ये जो विपक्षी दल और मुख्यमंत्री जुटे हैं उसका क्या असर होता है। वैसे विपक्ष की बात हुई तो राहुल गांधी के ट्वीट का भी जिक्र कर लें। उन्होंने एंटी स्टूडेंट मोदी गवर्नमेंट इस हैशटैग के साथ ट्वीट किया। लिखा कि सरकार कैसे गलत साबित करेगी उन्हें, या कर भी पाएगी या नहीं, ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अतीत की मिसालें ज्यादा उम्मीद नहीं जगाती। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। हमसे भी विचार पूछा जा रहा है। हमारा ये मानना है कि छात्रों की सुरक्षा, किसी की भी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था, जान है तो जहान है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।